Good afternoon, sir. Okay. तो ऑनलाइन वाले बच्चे, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? बोर्ड आपको दिख रहा है और मेरी आवाज आपको आ रही है? यस, ओके फाइन। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, अब सब कुछ ठीक है? थोड़ी सी नेट कनेक्टिविटी का इश्यू आ गया था बेटा। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। काफी सारे बच्चे हो गए हैं, ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे एक्टिव हो गए हैं। तो अभी तक अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था। आई होप आप सब लोगों ने दिवाली की तैयारी में, दिवाली के वेकेशंस में तैयारी करी होगी, क्योंकि अब एक के बाद एक टेस्ट आने वाले हैं बेटा, है ना। अभी कॉमन टेस्ट आने वाला है 14 को, और इसके बाद 28 को माइनर टेस्ट आने वाला है। सिलेबस आप लोगों को ऑलरेडी पता है उसका। तो हमारी दिवाली ये नहीं थी, हमारी दिवाली तो आएगी। अभी बात कर रहे थे ना अपन, कौन सी दिवाली? जब लड्डू भी मिलेगा, पिज्जा भी मिलेगा और बाकी सब मिलेगा, और है ना, वो भी मिलेगा। आई बात समझ में? तो लेकिन वो हर किसी को नहीं मिलेगा, उसको अचीव करना पड़ेगा। यस और नो? तो आप उसकी तैयारी करो, तैयारी जीत की। ठीक है, वो है हमारे लिए असली दिवाली। फटाके बचा के रख लो, फटाके बचा के रख लो, उस टाइम काम आएंगे। ठीक है बेटा? तो एक साल की बात है, बस इतनी लपक के मेहनत करो, इतनी जम के मेहनत करो कि आपके घर वाले बोले कि मजा आ जाए। सही बात है? आपका पूरा परिवार विक्ट्री सेलिब्रेशन पे डांस करे, उन्हें ऐसा मौका दो आप। ठीक है, तो करना क्या है आपको मैंने, और एक बात और बता दूं, अभी जो लास्ट पीटीएम हुआ था, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा, 2 दिन पीटीएम था, सबसे ज्यादा पेरेंट्स, सबसे ज्यादा बच्चे अपने बैच के आए थे। आप में से कोई आया था पीटीएम में? तो आया था? देखो, एमएनक्यू बैच के देखे थे तुमने कितने बच्चे आए थे? तुम ये मान लो 9 से 12 सुबह टाइम था पीटीएम का, हम 1 बजे तक रुके थे वहां पर। इतने पेरेंट्स, इतने पेरेंट्स, इतने बच्चे, दोनों दिन, पहले दिन नहीं दूसरे दिन भी। तो इसका मतलब ये पता लगता है कि भाई आपके पेरेंट्स भी अवेयर हैं। ठीक है, वो भी चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे का करियर बने, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोग भी अवेयर हो, ये उससे भी अच्छी बात है। तो बस अब हमें करना ये है, जी जान से तैयारी में लग जाना है। ठीक है, हमारे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है, हमारे लिए असली दिवाली ये है। ठीक है, आपका ऑलमोस्ट 3/4 सिलेबस हो चुका है। ये मान लो आप अभी, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद 2 बड़े बड़े टॉपिक्स बचे हैं, एक तो थर्मल फिजिक्स और एक एसएचएम एंड वेव। उसके बाद आपका 11 खत्म हो जाएगा, है ना। 11 से 12 के बीच में आपको 1 आध महीने का तो गैप कम से कम मिलेगा। तो अगर आपका कोई टॉपिक वीक भी हो तो आप उसमें भी कवर कर सकते हो, रिवीजन क्लासेस चलती रहती है। तो ये मत सोचो मेरा ये छूट गया वो छूट गया, ये सोचो कि मुझे उसे कैसे कवर करना है। आई बात समझ में? इन छुट्टियों में भी जो बच्चा मेरे से मिला था, मैंने, या जो पीटीएम में भी आया था, मैंने उसको बताया था कि भाई कैसे पढ़ना चाहिए हमें। इन 7 दिनों में जो भी छुट्टियां लगी थी, उसमें हमें क्या क्या कवर करना चाहिए। तो आपको भी मैं बता देता हूं हमें क्या करना चाहिए। हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इस कॉमन टेस्ट में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, इसके बाद माइनर टेस्ट में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, उनमें से आपके क्या क्या टॉपिक्स वीक हैं, उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। ठीक है, करंट टॉपिक बर्बाद नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। इसके साथ रोज थोड़ा थोड़ा टाइम तीनों सब्जेक्ट्स के लिए निकालो। ठीक है, और जो आपके टॉपिक्स वीक है, जरूरी नहीं है उसको पूरा पढ़े हम तभी वो हमारा स्ट्रांग होगा, नहीं, हमें समय के हिसाब से काम करना है। ठीक है, अभी अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करो, आपके क्लास नोट्स पढ़ो, उनके क्वेश्चंस लगाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और इसके अलावा एक्सरसाइज 1-2 में सिलेक्टेड क्वेश्चन, अराउंड 40-50 क्वेश्चन भी आप 40-50 मिनट का टाइमर लगा के सॉल्व करते हो, यानी कि विद इन ए मिनट एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करने की कोशिश करो, और ये सोचो कि जो टॉपिक का मैं रिवीजन कर रहा हूं, कम से कम आपके पेपर में उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब आप सोच के पेपर दो, और बाकी नंबर की टेंशन मत लो आप, अभी चीजों को स्ट्रॉन्ग करने की सोचो बस। ठीक है, नंबर धीरे धीरे बढ़ेंगे, वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में नंबर बढ़ जाए, वो टाइम लगता है उन सब चीजों में, है ना। ये बात समझ में आई? तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। हम पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी। क्या पढ़ रहे थे बेटा? इलास्टिसिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था। क्या होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल या बॉडी
डिफॉर्मिंग फोर्सेस का अपोज करता है, और जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं वापस से अपने इनिशियल या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने की कोशिश करता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। कुछ मटेरियल में होती है, कुछ में कम होती है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं होती। सही बात है। इसके बाद हमने इलास्टिसिटी का कॉज बताया था इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस। क्या बताया था? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस। ये बात सही है। इसके बाद हमने पहली फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी थी, स्ट्रेस। क्या करी थी? क्या था स्ट्रेस? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया। यस और नो? और हमने बोला था इक्विलिब्रियम में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस मैग्नीट्यूड में एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होते हैं। सही है ना? फिर हमने 3 तरह के स्ट्रेस पढ़े थे। कितने तरह के? पहला लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक, तीसरा शेयर स्ट्रेन। ठीक है ना? स्ट्रेस का फॉर्मूला F/A से यूनिट हम निकाल सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और इससे आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हो। फोर्स का क्या होता है? M1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय L2। तो क्या बनेगा? M1 L-1 T-2। वही जो प्रेशर का होता है, वही जो। सही बात है ना? इसके बाद हमने 3 तरह के स्ट्रेन देखे थे। अगली फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस के बाद हमने देखी थी स्ट्रेन। और स्ट्रेन को क्या बोला था? क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब स्ट्रेन हमें बताता है कि किसी भी बॉडी के ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में डिफॉर्मिंग फोर्सेस ने कितना चेंज किया। ठीक है? ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। होती कि नहीं होती? होती है ना? इसके बाद अपन ने देखा 3 तरह के स्ट्रेस, उनके करस्पॉन्डिंग 3 तरह के स्ट्रेन। ठीक है? कौन कौन से स्ट्रेन? वही लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक और शेयर स्ट्रेस। यस और नो? शेयर स्ट्रेन है ना? शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला भी देखा था अपन ने, देखा था ना, X/L। उसी को अपन ने फाई के इक्वल लिखा था। फाई क्या था? एंगल ऑफ शेयर। सही बात है। इसके बाद लास्ट हमने आपको बताया था एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर में रिलेशन बताया था। फाई इंटू एल इज इक्वल टू थीटा इंटू वेयर फाई इज द एंगल ऑफ शेयर। उसी को आप शेयर स्ट्रेन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फाई को शेयर स्ट्रेन भी बोल सकते हो और एंगल ऑफ शेयर भी बोल सकते हैं। सही है ना? एल क्या है? वायर या रॉड की लंबाई है ना? आर क्या है? उसके क्रॉस सेक्शन की रेडियस। सही है ना? और थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है? आई बात समझ में? हमने आपको होमवर्क भी दिया था, दिया होगा ना? तो उस होमवर्क के सारे क्वेश्चन आपने बड़ी आसानी से कर दिए होंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन तो थे नहीं, और जो थे वो बहुत इजी थे। ठीक है ना? मैं आपको लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था एंगल ऑफ ट्विस्ट वाला, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराता हूं। और इसके बाद आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या पढ़ने वाले बेटा? हर साल, ठीक है, एम्स में जब एम्स था इसमें से एक क्वेश्चन आता था। ठीक है? और नीट में भी इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको आज मैं इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। ठीक है? तो सबसे पहले अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखते हैं। सब क्वेश्चन लिखे। If the length of a cylindrical wire, if the length of a cylindrical wire is 10 centimeter, and radius is 1 centimeter, ठीक है? Then find the shear strain. Developed in the wire. ठीक है? If it is twisted by an angle, ठीक है, of pi by 60 रेडियन, एंगल ऑफ पाई बाय 60 रेडियन। ठीक है? तो आप बड़े आसानी से देख सकते हो, क्वेश्चन में हमें आर दिया है, एल दिया है, थीटा दिया है, और निकालना क्या है? फाई। निकालना क्या है? आपसे पूछा गया शेयर स्ट्रेन बताओ, या इसकी जगह एंगल ऑफ शेयर पूछता तो भी बात एक ही थी। दोनों को फाई बोलते हैं हम। ठीक है? तो आप यहाँ बड़ी आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला लगा सकते हो बेटा? बोलो, फाई इंटू एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, है ना? फाई हमें निकालना है। वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में रहने दो, क्योंकि आर भी सेंटीमीटर में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और थीटा कितना है? एंगल ऑफ ट्विस्ट है पाई बाय 60, और आर कितना है? 1। सही है ना? तो यहां से हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी हो गई?
पाई बाय 600 रेडियन, यस और नो? अगर आपने थीटा की वैल्यू रेडियन में रखी तो फाई भी किस में मिलेगा? थीटा की वैल्यू डिग्री में रखी तो फाई भी किस में मिलेगा? डिग्री में। ये बात समझ में आई? अगली इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है ऑप्शन में आंसर रेडियन में ना दिया हो, डिग्री में दिया हो, हमें कन्वर्ट करना आता है, क्या करेंगे? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा ना बेटा? तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको लिखो। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा एक अच्छा टॉपिक है, आई इंटू एल इजिकल टू थीटा इंटू आर। डेफिनेटली ये जो चैप्टर है आपको ग्रेविटेशन से बहुत आसान लग रहा होगा, है ना? और इसमें आपको वैसा कंफ्यूजन भी नहीं होगा, जैसे ग्रेविटेशन में एक जैसे फॉर्मूले थे ना, क्योंकि ये तो अभी 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इलास्टिसिटी, फिर हाइड्रोस्टेटिक्स चालू होगा, वो एकदम अलग टॉपिक है, ठीक है ना? तो इसके ज्यादा इसमें भी फॉर्मूले काफी आएंगे, लेकिन आप आपस में मैच नहीं होंगे, वो तो आप बड़ी आसानी से, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें, ठीक है? लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं बेटा इलास्टिक लिमिट की। किसकी बात करते हैं? मैंने आपको पहले लेक्चर में जब इलास्टिसिटी समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मटेरियल में इलास्टिसिटी है, अगर किसी मटेरियल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको कितना भी स्ट्रेस दे दें और उस स्ट्रेस को हटा दें तो वो वापस अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, ऐसा नहीं होता। हर एक मटेरियल की अगर उसमें इलास्टिसिटी है तो उसकी एक इलास्टिक लिमिट भी होती है। क्या होती है बेटा? इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम लिमिट होती है जहां तक हम उस बॉडी में, ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई करके हटा दें तो वो बॉडी वापस से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, और उस लिमिट के बियॉन्ड, यानी कि आपने जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस दे दिया बॉडी में, तो उस बॉडी में डिफॉर्मेशन परमानेंट रह जाएगा, चाहे आप स्ट्रेस हटा भी दो। आई बात समझ में? तो इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक वायर है मेटल का, क्या है बेटा? इसमें इलास्टिसिटी है बहुत ज्यादा, ठीक है ना? तो इसकी अपनी एक इलास्टिक लिमिट है। अब इसमें स्ट्रेस देना हमारे हाथ में, कैसे? इसमें मैंने लोड लगा दिया, क्या लगा दिया? mg लटका दिया। mg लटका दिया तो इसको डिफॉर्म करेगा ना? तो इसमें क्या आएगा? टेंशन आएगा, तो क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? F/A। क्या होता है? यानी कि mg/A। अगर मैं m बढ़ाऊंगा तो mg बढ़ेगा, mg बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो डिफॉर्मेशन भी बढ़ेगा, तो स्ट्रेन भी आएगा। स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा L/L। यस और नो? तो अगर हम इसमें स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस देना हमारे हाथ में ना, अगर हम इसमें स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम इसमें स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो इसमें स्ट्रेन भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उस स्ट्रेस को हटा देंगे तो वापस से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। किसके अंदर? इलास्टिक लिमिट के अंदर। किसके अंदर? और इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड, जरूरत से ज्यादा अगर आपने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसमें स्ट्रेस दे दिया तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये जो मटेरियल है ये इलास्टिक से प्लास्टिक में कन्वर्ट होता जाएगा। किसमें? इलास्टिक से प्लास्टिक में कन्वर्ट होता जाएगा। ये बात समझ में आई? तो इस मैक्सिमम लिमिट को ही क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? ये इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगी, ठीक है, ये आपको अपने नोट्स में मिलेगी। तो आपके नोट्स में आपको एक एक चीज मिलेगी जिसके बियॉन्ड आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन डिफाइन करेंगे आज हुक्स लॉ को। किसको? ये साइंटिस्ट का नाम था हुक, ठीक है। तो हुक साहब ने हमें क्या लॉ दिया, इसको समझने की कोशिश करें। हुक साहब ने हमें बोला कि विद इन इलास्टिक लिमिट, क्या बोला? विद इन इलास्टिक लिमिट, किसी भी इलास्टिक बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। क्या होता है? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर जैसे जैसे हम धीरे धीरे स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो उसी के, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल में स्ट्रेन भी बढ़ेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशन आएगा। कौन सा? तो ध्यान से देखें और समझे अब, ठीक है। हुक्स लॉ में हमने बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला विद इन इलास्टिक लिमिट। क्या बोला बेटा? विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट के अंदर सारी बातें चल रही है कि बॉडी में जो स्ट्रेस आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। किसके होता है? और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पे भी एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं। किससे? एंड कैपिटल ई यहां कहलाता है बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं स्ट्रेस को y मान लूं, स्ट्रेन को मैं x मान लूं, तो ये y बराबर mx जैसा ग्राफ नहीं दिख रहा है तुम्हें? यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन किस में आता है? इलास्टिक लिमिट के अंदर। इलास्टिक लिमिट के बाहर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता। तो वो कैसा आता है वो भी हमारे सिलेबस में है, वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे।
आई बात समझ में? लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ये ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है? तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें क्या देता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। कंपेयर करो ना, स्ट्रेस क्या हो गया y, स्ट्रेन क्या हो गया x, तो इसका जो e है वो किसके बराबर है? m के, यानी कि स्लोप के। आई बात समझ में? और यहां से भी आप देख सकते हो e को आप लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या लिख सकते हो? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये लिख सकते हैं बेटा। तो सबसे पहली बात, इस e को बोलते क्या है? इस e को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ, ठीक है, या इसको कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये बात समझ में आई तुम्हें? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसकी यूनिट हम बना सकते हैं। स्ट्रेन तो यूनिटलेस होता है, तो ई की वही यूनिट होगी जो स्ट्रेस की होगी, और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ ई क्या होगी बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम पास्कल भी बोल सकते हैं। यस और नो? ठीक है, अगर हम एक ग्राफ बनाए इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, वाई एक्सिस पे तो अपन ने ले लिया स्ट्रेस को, किसको ले लिया? और एक्स एक्सिस पे ले लिया अपन ने स्ट्रेन को। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा? और इंटरसेप्ट सी तो है नहीं, तो कहां से पास होगा? ओरिजिन से होगा ना। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, यानी कि टेन थीटा, इस ग्राफ का जो स्लोप है टेन थीटा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेन थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि ई को कर रहा है ना। ये बात समझ में आई? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई को। अब याद रखना, स्पेशली एंगल हमेशा लेना है स्ट्रेन एक्सिस से। किससे लेना है? हो सकता है एग्जामिनर थोड़ी सी होशियारी दिखा दे, वो यहाँ स्ट्रेस को दे दे और यहाँ स्ट्रेन को दे दे, और आपको एंगल यहां से 30 डिग्री दे दे। तो आपको हमेशा किससे एंगल लेना है? स्ट्रेन एक्सिस से। किससे? क्योंकि यहाँ देखो ई बराबर है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो किससे लेना है हमेशा एंगल? स्ट्रेन एक्सिस से। इस बात को मैं मेंशन भी कर देता हूं, ठीक है। एंगल कहां से लेना है हमेशा? एंगल ऑलवेज, ठीक है ना, फ्रॉम, ठीक है, स्ट्रेन एक्सिस। ये जरूर याद रखें आप, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे हम, हर एक वेराइटी का क्वेश्चन आपको आपके नोट्स में मिलेगा। अब अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना और समझना, किसी भी मटेरियल की जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, किसी भी मटेरियल में जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी को न्यूमेरिकली हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ई, इन टर्म्स ऑफ, आई बात समझ में? तो ये एक तरीके से न्यूमेरिकली आपको बताता है कि भाई जिस मटेरियल का ई जितना ज्यादा होगा, उसका इलास्टिसिटी भी उतना ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई? अब आपको पता है कि इलास्टिसिटी किसकी प्रॉपर्टी? मटेरियल की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? तो ई भी किसकी प्रॉपर्टी? इलास्टिसिटी कोई तो बता रहा है, तो किसकी प्रॉपर्टी होगी? मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। किसकी प्रॉपर्टी? आई बात समझ में? तो ई किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर, इंप्योरिटी। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर, इंप्योरिटी, है ना। वो सारे कारण जिनकी वजह से मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उनकी वजह से ई भी चेंज हो जाएगा। पहली बात, ई किस पे डिपेंड नहीं करता जो यहां दिख रहा है फॉर्मूले से? स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन तो हम देते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन तो आप दे रहे हैं ना, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, चाहिए ना। तो ई इन पे डिपेंड नहीं करता। ई किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर, इंप्योरिटी। ये बात याद समझ में आई, है ना। ये भी मैं आपको नोट करके लिखा दूंगा इसके बाद, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन? ठीक है, ई डिपेंड्स ऑन, जब भी नोट करके लिखेंगे या 5 लाइन छोड़ देना जब आप लिखोगे, तो मैं आपको लिखा दूंगा किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुने, इस चैप्टर में सब चीज 3-3 चल रही है। 3 तरीके के स्ट्रेस, 3 तरीके के स्ट्रेन, तो 3 तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 3 तरीके के मॉडुलस ऑफ, सही है ना। सबसे पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है बेटा? यंग साइंटिस्ट का नाम था। दूसरा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है? जब तक एम्स का एग्जाम होता था, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आता था, ठीक है ना। और अब नीट में यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस दोनों से आता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीसरा क्या है बेटा? कोई सा भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, है ना, उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। सबसे पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोला अपन ने? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोला? उसका फॉर्मूला होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। आई बात समझ में? मेन फॉर्मूला तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होगा, लेकिन वो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। दूसरा क्या बोला था? बल्क मॉडुलस। क्या बोला था?
उसका फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है। तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या बनेगा? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेस। कितना आसान है याद रखना, सब चीजें तीन तीन चल रही है, याद रखना बहुत ही आसान है। सही बात है। तो अब अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या देख रहे हैं अपन? ठीक है। तो इसको अपन इन शॉर्ट लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ ई। क्या लिख सकते हैं? ई का मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट में इस पे स्टार मार्क भी लगा देता हूं, ये है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है बेटा? ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम था, ऐसा नहीं है कि ये उस टाइम यंग थे, इनका नाम ही यंग था। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई बात समझ में? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अपन कैपिटल वाई सिंबल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? और इसका फॉर्मूला आपको पता है ही सही, क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है। सब बातें जो चल रही है विद इन इलास्टिक लिमिट चल रही है। क्या चल रही है? तो अगर मैं कहीं ये लिखना भूल भी जाऊं तो ये अंडरस्टूड है, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये बात किसमें कर रहे हैं? विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है ना। बाय का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बाई ए। क्या होता है? और ये क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। अरे होता ही नहीं होता। ठीक है। एफ बाई ए और डेल्टा एल बाई एल। ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जनरली किस में आता है? वायर या रॉड में, और भी बॉडी में आ सकता है, लेकिन हमारे पास जो जनरली क्वेश्चन आएंगे वो किस पे आएंगे? वायर या, है ना। एल वायर की लेंथ हो गई, ए क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही बात है। और यहां ठीक है ना, डेल्टा एल क्या होगा? जो इसमें एलोंगेशन होगा। और एफ क्या है? जो लोड आपने लगाया। वैसे तो इंटरनल टेंशन फोर्स है वो, लेकिन इक्विलिब्रियम में किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना। तो हमने इसमें mg लोड लगाया तो टेंशन भी किसके बराबर हो गया? mg के। तो ये F4 रख देंगे हम। समझ में आई बात? तो यहां से अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो y का फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा होगा FL अपॉन A डेल्टा L। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है? FL अपॉन A डेल्टा L दिख रहा है ना। और तुम्हें पता है मुझे तो चम्मच देने की आदत है, वैल्यू रखो और आंसर निकालो। तो जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में y पूछे। जब भी यंग्स मॉडुलस पे क्वेश्चन आएगा y नहीं पूछेगा, y तो दिया होगा। y तो आपसे तो F पूछेगा। क्या पूछेगा? या तो फोर्स पूछेगा, या डेल्टा एल पूछेगा, या स्ट्रेन पूछेगा। तो हम वो भी निकाल दे, ताकि जब आप क्वेश्चन में यूज करो तो डायरेक्ट रख दो। तो यहां से अपन F लिख सकते हैं ना। F एक तरफ रहने दो, बाकी सबको भेजो। तो इसको लिखा मैंने वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। थोड़ा स्टाइल से लिखा है मैंने। क्या लिखा है? स्टाइल से लिखा है। और क्यों स्टाइल से लिखा है वो भी आपको अभी बहुत जल्द समझ में आएगा। इसके अलावा मैं ऐसे डेल्टा एल का फॉर्मूला भी बना सकता हूं। क्या बन सकता है डेल्टा एल का फॉर्मूला? बोलो। डेल्टा एल का फॉर्मूला बनेगा एफ एल अपॉन ए वाई। एफ एल अपॉन, बनेगा नहीं बनेगा? स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेन का भी बना सकते हैं ना। डेल्टा एल के नीचे किसको ले जाओ? एल को। तो डेल्टा एल बाई एल कितना बन जाएगा? बोलो। एफ अपॉन ए वाई। सही है बेटा। तो ये ए की फॉर्मूले से अपन ने 4 फॉर्मूले बना दिए। मेन तो यही था, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसी से हमने बना लिया। ठीक है ना। अब ध्यान से सुन, तुमने स्प्रिंग पढ़ी है? स्प्रिंग फोर्स पढ़ा है? स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? मैग्नीट्यूड में kx, है ना। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx स्क्वायर, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? अरे kx होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो स्प्रिंग को अपन ने एलोंगेट करा, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो उसमें जो एलोंगेशन आया उसको अपन ने x नाम दिया। क्या नाम दिया? वायर को हमने एलोंगेट करा, उसमें जो एलोंगेशन आया उसको हमने डेल्टा एल नाम दिया। तो पहली बात, जो वहां x बोलते थे वो यहाँ क्या है? डेल्टा एल है। कौन है? वह स्प्रिंग का कांस्टेंट होता था k। क्या होता था? किस पे डिपेंड करता था? स्प्रिंग के मटेरियल पर। किस पे डिपेंड करता था? स्प्रिंग के मटेरियल पर। वैसे ही यहां अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला सेम वही है, F बराबर ए वाई बाय एल इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ ए वाई बाय एल जो है ना बेटा, ये वायर का कांस्टेंट है। क्या ये? कैसे? वाई तो क्या है? वायर का यंग्स मॉडुलस है, जो वायर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, फिक्स है ना। ए और एल वायर के इनिशियल पैरामीटर्स हैं। क्या है ये? यानी कि जब आपको वायर दिया गया, जब आपने उस पर कोई लोड नहीं लटकाया था, तब उसकी लेंथ कितनी थी, तब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था। ये याद रखना, ये इनिशियल पैरामीटर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? तो इसको के नाम दे दो। क्या नाम दे दो? तो क्या फॉर्मूला बना? एफ बराबर के डेल्टा एल। क्या बना? अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा एनालॉजी बिटवीन स्प्रिंग एंड वायर। क्या बताऊंगा? है ना, वायर और स्प्रिंग में समानता। तो आप देखोगे सेम है, वहां के एक्स होता है, यहाँ के डेल्टा एल होता है। यहाँ वायर का के क्या है?
ए वाई बाई एल या वाई ए बाई एल, समझ में आया? वहां स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, कितनी आती है? हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आएगी? हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। सेम, सब कुछ सेम है, आई बात समझ में? तो आप स्प्रिंग से इसको रिलेट करते हुए चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने यहाँ 1 से 4 फॉर्मूले बना लिए। पहला तो वाई का, क्वेश्चन में वाई कभी नहीं पूछा होगा, वाई दिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसको तो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो दिया होगा, सही बात है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा? या तो एफ पूछेगा, या डेल्टा एल एलोंगेशन पूछेगा, या स्ट्रेन पूछेगा। क्या पूछेगा? और इन सबके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये बात समझ में आई? इस वाई की यूनिट भी क्या होगी? जो बाकी सबकी होती है। ये देख लो, एफ बाई ए, डेल्टा एल बाई एल तो यूनिट लेस होगा, तो इसकी भी वही यूनिट होगी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होगी? बोलो। यूनिट ऑफ वाई, यूनिट ऑफ वाई भी क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये बात समझ में आई बेटा? अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, ठीक है? यंग्स मॉडुलस जो होगा ये किसके लिए डिफाइंड है? सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, या गैस के लिए? सॉलिड्स के लिए। एलोंगेशन किसमें आएगा? सॉलिड्स में आएगा ना, लिक्विड और गैसेस में तो आएगा नहीं। तो लिक्विड्स और गैसेस के लिए वाई की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? और थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के मुझे बता दो कि वाई की वैल्यू आइडियल रिजिड बॉडी के लिए कितनी होनी चाहिए? आइडियल रिजिड बॉडी के लिए फॉर्मूले से देखो, आइडियल रिजिड बॉडी, आइडियल रिजिड बॉडी में कितना भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा लो इनफाइनाइट होगी। आइडियल रिजिड बॉडी में कितना भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा लो, कोई उसमें डिफॉर्मेशन यानी कि कोई स्ट्रेन आने वाला, तो उसके लिए डेल्टा एल 0 होगा, होगा ना? तो डेल्टा एल 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 होगा, तो ये कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यस और नो? तो आइडियल रिजिड बॉडी के लिए कितनी वैल्यू होती है इसकी बेटा? इनफाइनाइट। याद रखोगे? पक्का? ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में भी मैं नोट करके लिखा दूंगा आपको, ठीक है? तो 3-4 लाइनें यहाँ पे भी छोड़ देना। जहां मैंने, जब आप लिखोगे तो जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में लिखना। जहां मैंने नोट करके लिखा है 4 लाइन, तो यहाँ 4 लाइन छोड़ देना। यहाँ लिखा है नोट करके 5 लाइन, तो 5 लाइन छोड़ देना। अब यहाँ पे भी ग्राफ बन सकता है, ठीक है? किसके बीच में? पहला तो वही स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। यहाँ कौन सा स्ट्रेस और स्ट्रेन है? तो यहाँ क्या जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और यहाँ क्या जाएगा? तो इसका स्लोप क्या देगा? यंग्स मॉडुलस, है ना? या तो अपन ने जनरल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता दिया, इसका पहला टाइप है, तो वो क्या बनेगा? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनेगा ना? तो इसके अपन ग्राफ भी देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो अगर अपन ग्राफ देखें तो सबसे पहला ग्राफ अपन देख रहे हैं किसके बीच में? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में, ठीक है? बहुत ही आसान चैप्टर है, आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हो। तो यहाँ वाई एक्सिस पे ले लिया अपन ने बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्या ले लिया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या ले लिया? ठीक है ना? तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर की बात चल रही है। और इस ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, tan थीटा, और थीटा किससे लेना है? बिल्कुल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यंग्स मॉडुलस को। किससे कर रहा है? इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? बस ये याद रखना हमेशा, एंगल किससे लेना है? स्ट्रेन एक्सिस से। tan थीटा निकाल लो, वही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ? यंग्स मॉडुलस को, ठीक है? इससे भी इंपॉर्टेंट दूसरा ग्राफ और बन सकता है, और वो बन सकता है बेटा लोड वर्सेस एलोंगेशन के बीच में। किसके बीच में? एक वायर पे आपने mg लोड लगाया, ठीक है ना? क्या लगाया? उसकी वजह से उसमें डिफॉर्मेशन या उसकी लेंथ बढ़ी, डेल्टा एल। कितनी बढ़ी? तो अगर इसके बीच में हम ग्राफ बनाए इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, ये ग्राफ भी आता है स्ट्रेट लाइन। क्या आता है? ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ये ग्राफ भी कैसा आएगा? ठीक है, एलोंगेशन आपने इधर ले लिया डेल्टा एल, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप यानी कि tan थीटा, स्लोप यानी कि वो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, किसके बराबर होगा? y बाई एक्स के, यानी कि f बाई डेल्टा एल के। किसके बराबर होगा? ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, ये तो आपने बेसिक मैथ्स पे भी सीखा है ना। y और x के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो y बाई एक्स क्या देगा? tan थीटा। क्या देगा? ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये तो इनडायरेक्ट यहां से दिखेगा। f बाई डेल्टा एल कर दो तो क्या बचेगा? y a बाई एल। क्या बचेगा? यानी कि इस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर है? y a बाई एल के भी बराबर है। किसके बराबर है? जो आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा। ये आपको कब दिखेगा? जब आपको फॉर्मूला पता होगा। क्या पता होगा? तो याद रखें, जब भी अपने को लोड वर्सेस एलोंगेशन के बीच में ग्राफ दिया हो, तो एलोंगेशन एक्सिस से हम tan थीटा लेंगे। क्या लेंगे? ठीक है, एलोंगेशन एक्सिस से tan थीटा लेंगे, और ये tan थीटा किसके बराबर होगा? f बाई डेल्टा एल के, और यही किसके बराबर होगा? a y बाई एल के, ठीक है ना? और यहाँ स्पेशली मेरा बोर्ड भर चुका है, आप कॉपी के ऊपर स्टार मार्क लगा के लिखना कि इस फॉर्मूले में, इन सारे फॉर्मूलों में जो a और l होता है
वो वायर के ओरिजिनल या इनिशियल पैरामीटर्स होते हैं। क्या होता है? अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये लेंथ कौन सी ले, एलोंगेशन के बाद की टोटल लेंथ ले या कौन सी ले? तो हमेशा याद रखना कौन सी लोगे, जब आपने कोई लोड नहीं लगाया था वो वाली लेंथ। और ए भी कौन सा? इनिशियल जो क्रॉस सेक्शन था, क्योंकि बाद में तो वायर खींचा होगा तो पतला हो गया होगा, लेंथ बढ़ गई होगी, है ना? तो वो नहीं लेना। कौन सा लेना? हमेशा इनिशियल पैरामीटर्स। ठीक है, तब आप लिखेंगे, सबसे पहले टॉपिक डालें इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, और इसमें लिखें द मैक्सिमम लिमिट, द मैक्सिमम लिमिट, द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच, the maximum limit up to which if stress is applied and removed, the maximum limit up to which if stress is applied and removed, if stress is applied and removed, कॉमा लगा के लिखो, body regains its original configuration, body regains its original configuration, and beyond which body loses, and beyond which body loses its property of elasticity, and beyond which body loses its property of elasticity. ठीक है बेटा, इसके बाद टॉपिक डाले हम हुक्स लॉ। इसकी स्पेलिंग बोर्ड पे से देख लो। हाँ वैसे ही है। ठीक है, इसमें लिखो आप, लिखे हुक्स लॉ में लिखो विद इन इलास्टिक लिमिट, within elastic limit, within elastic limit, stress produced in a body, within elastic limit, stress produced in a body is directly proportional to the corresponding strain, is directly proportional to the corresponding strain. ठीक है बेटा, अब एज इट इज वहां से लिखना शुरू कर दो। जहां मैंने नोट के लिए जगह छोड़ने को बोला है वहां आप लिख देना, छोड़ देना मतलब लाइंस। ये भी सारा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, शॉर्ट नोट्स पे काम करने लग जाओ और सारे फॉर्मूले लिखते जाओ। ठीक है।
सबसे पहले जो आपने नोट के लिए जगह छोड़ी थी, पहले जो 5 लाइंस छोड़ी थी वहां लिखे, नोट के लिए जो 5 लाइंस छोड़ने को बोला था ना, वहां लिखो कैपिटल ई डिपेंड्स ऑन, कैपिटल ई डिपेंड्स ऑन, डैश करके पहला लिख लो नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। इसको फर्स्ट पॉइंट डाल दो, या पूरा जो स्टार्टिंग से लिखा था ना कैपिटल ई डिपेंड्स ऑन, वहां से फर्स्ट पॉइंट डाल दो, कैपिटल ई डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, कॉमा लगा के लिखो टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज, ठीक है। नया सेकंड पॉइंट डाल के लिखो कैपिटल ई डज नॉट डिपेंड ऑन, कैपिटल ई डज नॉट डिपेंड ऑन, इसमें लिखो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। इसके बाद जो 4 पॉइंट्स छोड़े थे आपने यंग्स मॉडुलस में, वहां लिखे जहां पे भी मैं यंग्स मॉडुलस बोलूं आप केवल उसका सिंबल बना लिया करो, है ना, बार बार आएगा। तो लिखे फर्स्ट पॉइंट डाल के यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर द सॉलिड्स ओनली, यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर द सॉलिड्स ओनली, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस y इक्वल टू 0, फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस y इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड लिखो फॉर आइडियल रिजिड बॉडी, फॉर आइडियल रिजिड बॉडी y इक्वल टू इनफाइनाइट, फॉर आइडियल रिजिड बॉडी y इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, यंग्स मॉडुलस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अलग अलग वेराइटी के, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपसे कोई सा भी क्वेश्चन अटकेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक दो छोटे छोटे टॉपिक और देखो। यहां हमने लिखा है इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ ए वायर ड्यू टू, पहला एक्सटर्नल लोड, है ना। यहां पहले वाले केस में हम वायर के खुद के वेट को कंसीडर नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, केवल एक्सटर्नल लोड की वजह से जो एलोंगेशन आ रहा है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो माना कि हमने इस पे एम मास का एक लोड लगाया, तो ये mg लोड हो गया, और इक्विलिब्रियम में किसके बराबर होगा, टेंशन के। तो डेल्टा एल जो एलोंगेशन आएगा, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था एफ एल अपॉन ए वाई, एफ क्या होगा, टेंशन, टेंशन किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा mg एल अपॉन ए वाई, ठीक है बेटा। और अगर यह क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह रेडियस दी होगी तो ए को लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, क्या लिख देंगे। अब दूसरा वाला केस देखो, ठीक है, इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ ए वायर ड्यू टू इट्स, खुद के वेट की वजह से कितना एलोंगेशन आया, तो यहां हम इसके खुद के वेट को कंसीडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वायर को हम कैसा मानते हैं, सिलेंड्रिकल, कैसा मानते हैं, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए इंटू एल, मैंने आपको बताया था दूसरे लेक्चर में कितना होता है, ए इंटू एल, क्लियर है। तो इस वायर की इनिशियल लेंथ अगर एल थी, कितनी थी बेटा, एलोंगेशन से पहले की लेंथ कितनी थी, एल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया था ए, कितना था, तो हम इसका सारा मास या सारा वेट, मैं बोलूं हम इसका सारा वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मान ले, कहा मान ले, तो इसका सारा वेट आप वहां यहां मान लो, कितना हो गया mg, इसको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लिया आपने, सारा मास सारा वेट कहां मान लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनिशियली कितनी डिस्टेंस पर था, l/2 पे, कितनी डिस्टेंस पर था, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, है ना। हमें देखना है कि पूरे वायर में कितना एलोंगेशन आया, पूरे वायर में उतना ही एलोंगेशन आएगा जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट होगा, अरे हाँ या ना, क्योंकि हर पॉइंट उतना ही तो नीचे शिफ्ट हुआ है, सही बात है। तो आपने इस वायर को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लिया, सारा वेट कहां मान लिया, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, है ना। तो जब आप इसको ऐसे लटकाओगे वर्टिकली, तो इसका जो वेट है उसकी वजह से खींचेगा, और खींचेगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट होगा, नीचे, तो वो जितना नीचे शिफ्ट होगा इसमें उतना ही एलोंगेशन आएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनिशियली कितनी डिस्टेंस पर था, तो हम इसी फॉर्मूले में रख देंगे, एल की जगह क्या रखेंगे, l/2, क्या रखेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएं, डेल्टा एल बराबर क्या होगा,
डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए वाई, एफ एल अपॉन ए वाई। ये बात समझ में आई। अब यहां पर हम एफ की जगह तो रख दे इसका खुद का वेट जो कि कितना है एम जी, कितना है, ठीक है ना, साथ में एल अपॉन ए वाई। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में इस पे आप एम जी या एल बाई टू आएगा, है ना, ठीक है, कितना आएगा एल बाई टू। ठीक है, क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा एम जी एल अपॉन टू ए वाई। क्वेश्चन में अगर आपको मास दिया हो तो इस फॉर्म में आप आंसर रख देना वैल्यू, लेकिन इस पे जब भी क्वेश्चन आएगा आपको डेंसिटी की फॉर्म में दिया होगा। क्या दिया होगा कि भाई एक वायर है, उसकी डेंसिटी इतनी है, उसका यंग्स मॉडुलस इतना है, तो आप बताओ उसके खुद के वेट की वजह से उसमें कितना एलोंगेशन आया। तो हम मास को डेंसिटी की फॉर्म में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं ना। तो मास बराबर क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी तो इसकी हो गई रो, और वॉल्यूम क्या होगा ए इंटू एल होगा ना, और साथ में बाहर कितना आ रहा है जी एल अपॉन टू ए वाई। ए से ए उड़ा दे बेटा, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एल का, कितना आ जाएगा रो जी एल स्क्वायर अपॉन। आज मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, एक्सरसाइज 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा आपको इसके ऊपर। ठीक है, आप याद रखना इस फॉर्मूले को, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना कि जब भी वायर में उसकी खुद के वेट की वजह से एलोंगेशन पूछे तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, रो जी एल स्क्वायर अपॉन टू वाई। रो जी एल स्क्वायर अपॉन एल क्या है इनिशियल लेंथ, एल क्या है, आई बात समझ में, रो क्या है डेंसिटी है, क्या है जी तो तुम जानते ही हो, वाई क्या है वायर का यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो आपने जहां यंग्स मॉडुलस लिखा था उसके ऊपर एक बात जरूर लिख लो कि एल एंड ए आर इनिशियल पैरामीटर्स, जरूर लिख लेना है बात। जहां यंग्स मॉडुलस की शुरुआत हुई थी वहां ऊपर जरूर लिख लेना एल एंड ए आर इनिशियल पैरामीटर्स। ठीक है, ये लिख लो। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, पहले लिख लो। रजनीश कुमार जी ऑन वेट वाला एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देते हैं। वायर का सारा जो वेट है बेटा अपन ने उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मान लिया, जो कि इनिशियली एल बाई टू डिस्टेंस पर था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे शिफ्ट होगा वायर में उतना ही एलोंगेशन आएगा। तो हमने फॉर्मूला यूज करा डेल्टा एल वाला जो आज अपन ने पढ़ा है। डेल्टा एल बराबर होता है एफ एल अपॉन ए वाई। यहाँ पर एफ क्या होगा वायर का खुद का वेट कितना है एम जी, जो हमने कहा मान लिया उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। और एल क्या है इनिशियल पैरामीटर, तो इनिशियली सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी डिस्टेंस पर था सीलिंग से एल बाई टू डिस्टेंस पर था, तो हमने एल बाई टू रख दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एम जी एल अपॉन टू ए वाई। अब हमने मास को लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वायर का वॉल्यूम क्या होगा ए इंटू एल, तो मास को लिख दिया डेंसिटी रो इंटू ए एल, और उसको हमने यहां जब रखा और सॉल्व करा तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया रो जी एल स्क्वायर अपॉन टू वाई। तो बस ये फॉर्मूला याद रखें और डायरेक्ट इसको क्वेश्चन में काम में ले, कोई डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। ये किसका मॉड्यूल है, मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा यार, ये सारे मॉड्यूल इस बार के सबके इस बार ऐसे ही हो रहा होगा ना। चलो अच्छा है, ला इसको ही फाड़ देते हैं। बेटा दूसरे वाले डायग्राम में मैंने ब्लॉक कहाँ लटकाया, तूने ब्लॉक क्यों लगा दिया, मम्मी की याद आ रही है क्या अभी भी।
आज कितनी तारीख हो गई बेटा? 8। और कॉमन टेस्ट कब है? 14 को। या तो आज या कल, है ना, पुराना कोई कॉमन टेस्ट का पेपर मिलेगा तो मैं आपके उस पे LN+ अकाउंट पे डाल दूंगा, है ना। तो अगर आपका तैयारी हो गई हो तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मान लो कॉमन टेस्ट का पेपर नहीं मिला तो किसी माइनर टेस्ट का डाल दूंगा जिसमें आपके वो NLM काइनेमेटिक्स यही तो आ रहा है ना, तो उसकी प्रैक्टिस करना और टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना। मान लो तुम तीनों में से एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो या केमिस्ट्री कर रहे हो, तो फिजिक्स का 1 घंटा टाइमर लगा के करो, ठीक है। तो विद इन अ मिनट क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करा करो। करे हुए क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना, पहली बार में नहीं होते, लेकिन जो क्वेश्चन आपने कर लिए, जो टॉपिक्स पढ़ लिए, उसके क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। और वो कब होंगे? जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चेक कर लेना, या तो आज या कल, 2 बार चेक कर लेना। अगर आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा, और आज चेक करना रात को 8 बजे के बाद, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अब मैं तुम्हें इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। पहले एक साथ सारे क्वेश्चन लिख लो और उसके बाद हम एक साथ सोल्यूशन लिखेंगे। जगह मत छोड़ना क्वेश्चन के बारे, है ना, क्वेश्चन के बाद जगह नहीं छोड़नी अपने को। तो लिखो पहला क्वेश्चन। अरे लिख तो लिया ना सबने? नहीं लिखा? नहीं लिखा बेटा? लिख ले फटाफट लिख ले। हो गया? लिखो पहला क्वेश्चन। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू जनरेट 0.1% change. Find the force required to generate 0.1% change in the length of a wire, in the length of a wire whose cross sectional area is 1 centimeter square, whose cross sectional area is 1 centimeter square, and Young's modulus is 5 into 10 to the power 10 Newton per meter square. 5 into 10 to the power 10 Newton per meter square. युवराज पूछ रहा है सर LN+ पे हम कहाँ चेक करें? तो ये अब शायद उसका थोड़ा सा अपडेट करने के बाद उसमें आता है एसेट्स के अंदर, है ना, ब्रॉडकास्ट के अंदर, एसेट्स के अंदर आता है ना। अच्छा, डाउट्स के अंदर ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट के अंदर एसेट्स, उसमें आएगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू वायर्स P and Q, two wires P and Q are made of same material. Two wires P and Q are made of same material and have same dimensions. And have same dimensions. देखा? Two wires P and Q are made of same material and have same dimensions. Full stop. आगे लिखो. Find the ratio of change in length. Find the ratio of change in length in wire P, in wire P and Q. In wire P and Q. ठीक है, इसका डायग्राम भी दिया हुआ क्वेश्चन में, डायग्राम बना लो। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं। टू वायर्स P and Q are made of same material and have same dimensions. Full stop. Find the ratio of change in length in wire P and Q. Find the ratio of change in length in wire P and Q. पहला क्वेश्चन था find the force required to generate 0.1% change in the length of a wire whose cross sectional area is 1 centimeter square and Young's modulus is 5 into 10 to the power 10. 10 ही लिखाई थी ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप। अबे ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम्हारे पास तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तुम 10 बार देख सकते हो।
अगला क्वेश्चन लिखो, जगह मत छोड़ना क्वेश्चन के बाद, है ना। अगला लिखो बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर इज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर इज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यंग्स मॉडुलस, ठीक है, and Young's modulus is 5 into 10 to the power 11, 5 into 10 to the power 11 Newton per meter square, and Young's modulus is 5 into 10 to the power 11, है ना, Newton per meter square. Then find the force required, to make its length double, then find the force required to make its length double. ठीक है बेटा, छाप लिया। अगला क्वेश्चन लिखें, अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। two blocks of masses 2 kg and 3 kg, 2 blocks of masses 2 kg and 3 kg are connected with a wire, ठीक है, which is passing through ऐसे लिख लो, या passing over a massless and frictionless pulley, which is passing through a massless and frictionless pulley as shown in figure, ठीक है, full stop। आगे लिखें, if the Young's modulus of wire is 12 into 10 to the power 11, 12 into 10 to the power 11 Newton per meter square, and cross sectional area is 0.1 centimeter square, ठीक है, then find the strain produced in the wire, wire is on fire today, हर क्वेश्चन वायर के ऊपर है ना। then find the strain produced in the wire, ठीक है बेटा, और इसका डायग्राम भी बना लो। to make its length double, खुशी सिंह, to make its length double। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर इज 5 into 10 to the power, नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यंग्स मॉडुलस इज 5 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक इट्स लेंथ डबल, ठीक है, लिख लिया बेटा, बना लिया डायग्राम। अगला क्वेश्चन लिखो, an object of mass small m, an object of mass small m is connected, an object of mass small m is connected to a wire of length L, ठीक है, कॉमन आगे लिखो, रेडियस R and Young's modulus y as shown in figure, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखें,
if the object is released from horizontal position, if the object is released from horizontal position of the wire, then find out maximum increment, in the length of the wire. Then find out maximum increment in the length of the wire. ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अभी करेंगे इसको भी अपन। डायग्राम बना लो। बना लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। देखो तुमको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इसके ऊपर, कल भी कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखो आप, two wires P and Q are made of same material. Two wires P and Q are made of same material and have same volume. लिखा, two wires P and Q are made of same material and have same volume. ठीक है, फुल स्टॉप। लेंथ ऑफ वायर P is 3 times of Q, full stop. If they are stretched by the same force, then find out the ratio of ठीक है, elongation produced in the wire. Then find out the ratio of elongation produced in the wire. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिख लो। लास्ट क्वेश्चन लिखो, a wire has initial length 8 meter. A wire has initial length 8 meter, ठीक है, and density 1 kg per meter cube, लिखा बेटा। Then find extension in the wire, due to its own weight. Then find extension in the wire due to its own weight. ठीक है, और नीचे ब्रैकेट में y लिख लो। y की वैल्यू दी हुई है 2 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं लास्ट क्वेश्चन को। अ वायर हैज इनिशियल लेंथ 8 मीटर एंड डेंसिटी 1 kg पर मीटर क्यूब, देन फाइंड एक्सटेंशन इन द वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। एक क्वेश्चन नंबर 5 भी रिपीट करने को बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, 2 वायर्स P and Q are made of same material and have same volume, full stop. The length of P is 3 times of Q. If they are stretched by the same force, then find out the ratio of increments in their lengths. ठीक है, अब अगर किसी का छूट गया तो वो वापस से रिपीट करके देख लो। आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो बेटा, उसको वापस रिपीट करके देख सकते हो। शुरू करें।
चलो पहला क्वेश्चन पढ़े सब। पहले क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट द फोर्स रिक्वायर्ड टू जनरेट 0.1% चेंज इन लेंथ, ठीक है ना? किसमें? इन ए वायर उस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको उसकी लेंथ में 0.1% का चेंज करना है, तो यानी कि डेल्टा एल बाई एल लिख सकते हैं अपन। कितना होगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 10 टू द पावर -3। ये होगा बेटा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एसआई यूनिट में बदलो, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। सारा काम एसआई यूनिट में करेंगे इसके क्वेश्चंस में हम, ठीक है ना? अपने को एक वायर की लेंथ में 0.1% का चेंज करना है, ठीक है? और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है। कितना दिया है? 10 न्यूटन पर मीटर। ये ऑलरेडी एसआई यूनिट में। तो आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला लगा दूं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल। तो मैं डेल्टा एल के साथ लिख दूं ना एल को, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे लिख सकता हूं ना। तो डेल्टा एल बाई एल भी है, ए भी है और वाई भी है। बहुत सिंपल है, रख देते हैं यहाँ। तो ये आपके पास कितना आएगा? 10 टू द पावर -4, और वाई कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर 10, और डेल्टा एल बाई एल कितना है? 10 टू द पावर -3। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 3 न्यूटन, है ना? सारा डेटा एसआई में रखा है, तो फोर्स एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो ये आंसर आ जाएगा अपना 5000 न्यूटन। आएगा बेटा? पक्का? अगला क्वेश्चन समझे, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं इसके। कि दो वायर है हमारे पास पी एंड क्यू, वी हैव 2 वायर्स पी एंड क्यू। आई बात समझ में? इसमें बोला है आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। क्या है? सेम मटेरियल के बने, तो वाई भी सेम होगा। क्या सेम होगा? एंड सेम डायमेंशंस। सेम डायमेंशन का मतलब लंबाई भी सेम और रेडियस यानी कि एरिया भी सेम। ये बात समझ में आई? तो आपको दिख रहा है इस पे तो 20 kg और इस पे 30 kg, इस तरीके से ब्लॉक हैंग हो रहे हैं। तो आपको इनमें जो एलोंगेशन आएगा उसका रेशियो निकालना है। तो एक एक लाइन का मतलब समझे। सबसे पहली बात तो लिखा है सेम मटेरियल। क्या लिखा है? सेम मटेरियल का मतलब क्या? सेम। सेम मटेरियल का मतलब सेम वाई। यस और नो? दूसरा बोला है बेटा इसमें सेम डायमेंशंस। क्या बोला है? सेम डायमेंशंस का मतलब क्या होगा? सेम डायमेंशन का मतलब एल एंड ए, ये भी क्या होगा? सेम होगा। ये बात समझ में आई? एल भी सेम और ए भी सेम, ठीक है? और हमें डेल्टा एल का रेशियो निकालना है, तो पहले डिपेंडेंसी देख लो। डेल्टा एल बराबर होता है एफ एल अपॉन ए वाई। आज पढ़ा है ना अपन ने? क्या पढ़ा है? एफ एल अपॉन। अब एल सेम है, ए सेम है, वाई सेम, तो आप जब रेशियो लोगे तो वैसे कट जाएगा। तो आप लो ही मत ना, इनको लिखो ही मत, डायरेक्ट लिख दो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एफ। और एफ क्या है यहाँ पर? टेंशन। एफ क्या है? तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर डेल्टा एल पी, यानी कि पी में एलोंगेशन अपॉन क्यू में एलोंगेशन, है ना? ये कितना होगा? टी पी अपॉन टी क्यू। टी पी अपॉन टेंशन इन वायर, पी अपॉन टेंशन इन वायर क्यू। तो टेंशन तो तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है, 50G डिवाइडेड बाय 30G, तो कितना आएगा? 5/3। समझ में आया? 100%, है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉड्यूल में ही मिलेगा ऐसा। कि एक वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है? 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? इसको मीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं। कितना आएगा? 10 टू द पावर -5। कितना आएगा? 0.1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 टू द पावर -4 से। तो ये कितना जाएगा? बोलो। 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा। एक वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ इतना, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ इतना, तो उसकी लेंथ को डबल करने के लिए कितना? डबल करने के लिए हमें कितने फोर्स की जरूरत है? तो माना कि उसकी इनिशियल लेंथ अपन ने लिखा लेट एल इनिशियल, इनिशियल लेंथ मान ली एल। कितनी मान ली? तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2L हो जाएगी। तो यहां से डेल्टा एल निकल जाएगा ना। कितना आएगा? 2L माइनस एल, यानी कि एल, ठीक है? तो डेल्टा एल बाई एल कितना जाएगा? यहाँ से 1। कितना जाएगा? आज के बाद डायरेक्ट याद रखना है, गधा मेहनत नहीं करेंगे हम, कि अगर किसी वायर की लेंथ को अपन डबल कर दें, क्या कर दे? तो डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाता है? 1। क्यों हो जाता है? क्योंकि डेल्टा एल खुद ही एल के बराबर हो गया। डेल्टा एल खुद ही किसके बराबर हो गया? आई बात समझ में? तो याद रखें, लेंथ डबल कर देंगे तो डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा? 1। तो अपने को वायर की लेंथ डबल करने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है? तो फोर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो अभी हमने यहाँ देखा है। लगा दे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ए वाई डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना? तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। ए कितना है? 10 टू द पावर -5। वाई कितना है?
5 इंटू 10 टू द पावर 11 और ये कितना है 1, तो अपने पास कितना आएगा 5 इंटू 6 न्यूटन। समझ में आया बेटा? 100%। वेरी वेरी इजी पप्पू क्वेश्चंस, यस और नो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, कोई भी कर सकता है ना। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है कि हमारे पास एक वायर से दो ब्लॉक्स कनेक्टेड है 2 kg और 3 kg के। सही बात है। वायर का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे भी कितना दिया है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदल सकते हो, ठीक है। तो कितना आएगा 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर, यस और नो। वायर का यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है, दिया है ना। तो अपने को पूछा है इस वायर में स्ट्रेन बताना है। क्या बताना है? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल। क्या होता है? और आपको मैंने आज लिखाया है डब्बे में डेल्टा एल बाई एल कितना होता है एफ अपॉन ए वाई। क्या होगा? और एफ क्या है यहाँ का? टेंशन। एफ क्या है? वायर का टेंशन। आपको निकालना आता है, एनएलएम में निकालना सीखा है, लेकिन आपने 2 स्टेप में सीखा है। कितने स्टेप में? पहले तो आप एक्सीलरेशन निकालते हो, फिर आप P बराबर mg माइनस ए या mg प्लस ए करके निकालते हो। लेकिन अगर किसी ने मॉड्यूल पढ़ा हो तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। और वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, है ना। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो तब याद रखें, अगर 2 ब्लॉक्स एक रस्सी से या वायर से कनेक्टेड हो और आपको टेंशन निकालना हो तो आप इससे एक ही स्टेप में डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना। तुम जैसे निकालते हो वैसे भी आ जाएगा, उसमें 2 स्टेप में आएगा, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम टेंशन निकालें क्योंकि जरूरत है अपने को, चाहिए ना। तो ये कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, यस और नो। तो 5 से 10 जा रहा है 2 टाइम्स, तो ये आ रहा है 24 न्यूटन। कितना आ रहा है? ये यहां रख दे, ठीक है। तो देयरफॉर डेल्टा एल बाई एल अपने पास आ जाएगा 24, तो टेंशन हो गया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया 10 टू द पावर -5। यंग्स मॉडुलस कितना हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर 11, यस और नो। 12 से जा रहा है 2 टाइम्स, नीचे बचेगा आपके पास 10 टू द पावर +6, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर। यूनिट बताओ, स्ट्रेन है ना यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, कैसा होता है? तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। समझ में आया बेटा? और ये वाला जो क्वेश्चन है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। किसका है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि एक ब्लॉक है हमारे पास m मास का, उसको हमने एक वायर से कनेक्ट करा, वायर की इनिशियल लेंथ है l, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है r, यंग्स मॉडुलस है y, ठीक है। और ऐसे वायर को इनिशियली ऐसे हॉरिजॉन्टल रख रखा है। किसे रख रखा है? अब यहां से इसको छोड़ेंगे अपन, तो ये क्या करेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो आपको इसकी लेंथ में मैक्सिमम इंक्रीमेंट बताना है। क्या बताना है? डेल्टा एल मैक्सिमम चाहता है क्वेश्चन, क्या चाहता है? तो इसके लिए डेल्टा एल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एल अपॉन ए वाई, एफ एल अपॉन होता है ना। अब ध्यान से देखो, अब यहां अपने को डेल्टा एल मैक्सिमम करना है, तो ये देखना पड़ेगा ना डेल्टा एल किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान से देखो बेटा, एल और ए तो इनिशियल पैरामीटर से फिक्स है, तो वाई भी फिक्स है ना, जो दे दिया वो दे दिया। तो इसका मतलब डेल्टा एल किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? तो हम यहां से बोल सकते हैं डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और फोर्स यहाँ कौन है? टेंशन फोर्स। कौन है? तो जहां टेंशन मैक्सिमम आ जाएगा वहां एलोंगेशन भी मैक्सिमम आ जाएगा। और आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है, टेंशन मैक्सिमम कहां आएगा? लोएस्ट पॉइंट पर, यस और नो। और हमें पता है वाई भी सर ने आपको इसकी ट्रिक भी बता रखी है कि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितना आएगा टेंशन मैक्सिमम? कितना होगा? 3 mg। पहली बात तो टेंशन मैक्सिमम या लोएस्ट पॉइंट पर आएगा, आएगा ना। यहां पर टेंशन जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, और जहां टेंशन मैक्सिमम होगा वो एल भी मैक्सिमम होगा। तो डेल्टा एल मैक्सिमम जो होगा वो बराबर होगा टी मैक्सिमम इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई। सही है बेटा। और टी मैक्सिमम लोएस्ट पॉइंट पर होता है 3 mg। यहां पर कितना होगा? 3 mg। साथ में लेंथ कितनी है? एल अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां रख देते पाई आर स्क्वायर। क्या रख देते? ये क्यों लिखा? क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, इसलिए लिख दिया मैंने पाई आर स्क्वायर। और साथ में कितना आ रहा है? वाई। समझे भाई? तो ये डेल्टा एल मैक्सिमम आ गया। अच्छा, टी मैक्सिमम कैसे निकाला? यहां टेंशन कितना था? 0 है ना, और यहां से 90 डिग्री कवर करते हैं तो 3 mg का डिफरेंस आता है। ये तो आपने ट्रिक वाला यूज कर लिया,
लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं रट रखा आपने, तो बिना ट्रिक के कैसे करोगे? दो इक्वेशन बना के, फोर्स इक्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। कौन सी इक्वेशन? तो मैं आपको मेन मेथड से भी बता देता हूं, ताकि आप कभी रटना, ये रटी हुई चीजें भूल जाओ, तो आपको मेन कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए, है ना। तो यहां से आपने इसको ड्रॉप करा, तो यहां वेलोसिटी कितनी थी? 0। कितनी थी? यहां इसकी स्पीड हो गई v, कितनी हो गई? यहां से ये एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे। यहां इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी थी, वो यहाँ काइनेटिक में चेंज हो गई ना। तो पहला तो अपन लिख सकते हैं mgh, h किसके बराबर है? l के, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यस और नो? तो यहां से v स्क्वायर आ जाएगा 2gl। कितना आ जाएगा? 2gl आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 2gl आ जाएगा ना। ठीक है, अब यहां हम फोर्स की इक्वेशन बना दे। टुवर्ड्स द सेंटर जो नेट फोर्स होगा वो सेंटीपिटल दे रहा होगा, तो यहां तो लग रहा है टी मैक्सिमम, नीचे लग रहा है mg, तो क्या लिखेंगे? टी मैक्सिमम माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, है ना। v स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? 2gl, है ना। ये वैल्यू जब आप यहां रखोगे तो टी मैक्सिमम आपको मिल जाएगा 3mg। कितना मिल जाएगा? इधर तो 2mg आ जाएगा, 1mg लेफ्ट वाला उधर चल जाएगा, तो कितना जाएगा? 3mg। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको कोई रटने की जरूरत नहीं होती, केवल आप फोर्स इक्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, इससे कहीं पे भी टेंशन निकाल सकते हो, कहीं पे भी स्पीड निकाल सकते हो। आई बात समझ में? तो इसका आंसर कितना आएगा? 3mg। ठीक है ना। अब मैं अगर वहां लिखूंगा लास्ट क्वेश्चन को, फ्रेम से बाहर चल जाएगा, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखेगा नहीं। तो आप एक काम करो, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख लो बस, ताकि मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं। पहला क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। श्रुति पूछ रही है मेरे से, सर क्वेश्चन नंबर 1 में L100 क्यों लिया? बेटा L100 नहीं लिया, क्वेश्चन को पढ़। लेंथ में 0.1% का चेंज करना है, परसेंट का मतलब होता है पर 100, इसलिए डिवाइडेड बाय 100 किया है। लेंथ में 1% का चेंज करना है, 0.1% का। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट को सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि y की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। हाँ बेटा, मैंने आपको समझाया, सारा डेटा ऐसा यूनिट में रखना है। अरे लिख लिया गया पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हटा दूं? हटा दूं बेटा? बस लास्ट क्वेश्चन और देख लो, और उसके बाद वाला तो तुम खुद कर लेना। रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y, है ना, खुद के वेट की वजह से एलोंगेशन, वो तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। लास्ट क्वेश्चन बोला है, कौन सा क्वेश्चन था? मैंने 7 क्वेश्चन लिखा है आपको, छठा क्वेश्चन में करा रहा हूं, 7वां खुद करना। ठीक है, छठे क्वेश्चन में बोला है 2 वायर है पी एंड क्यू। क्या है? वी हैव 2 वायर्स पी एंड क्यू। ध्यान से देखना, पी एंड क्यू दोनों सेम मटेरियल के बने। क्या बने? तो दोनों का वाई सेम होगा, है ना। दोनों का वॉल्यूम सेम है। क्या है? दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन भी सेम है ना। वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम बराबर होता है ए इंटू एल। क्या होता है? यानी ए और एल का प्रोडक्ट सेम है, लेकिन ए और एल सेम हो ऐसा जरूरी है ना। क्वेश्चन ने और क्लियर कर दिया कि भाई पी की जो लेंथ है वो क्यू की 3 टाइम्स है। कितनी है? तो अगर मैं इसकी लेंथ को एल मान लू तो इसकी कितनी हो जाएगी? हो जाएगी। और आगे बोला गया कि अगर दोनों को सेम फोर्स लगा के स्ट्रेच किया जाए, इस पे भी एफ फोर्स लगा है, इस पे भी, तो इनमें जो एलोंगेशन आएगा डेल्टा एल, उसका रेशियो में निकालना है। ठीक है बेटा, तो अपने को जो जानकारी दी थी वो अपने लिख ली। अब एल अलग अलग है तो डेफिनेटली ए भी अलग अलग होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। तो हमने डेल्टा एल का फॉर्मूला लगाया, डेल्टा एल बराबर होता है एफ एल अपॉन ए वाई। ठीक है ना बेटा। अब ध्यान से देख, एफ के बारे में हमें पता है सेम है, रेशियो लेंगे कट जाएगा। एल के बारे में ही पता है, इसकी वैल्यू रख सकते हैं, वाई सेम है कट जाएगा। लेकिन ए के बारे में नहीं पता। किसके बारे में नहीं पता? जिसके बारे में नहीं पता होता ऐसे क्वेश्चन में उसको हटा दो। जिसके बारे में नहीं पता होता उसको हटा दो। कैसे हटा दो? या ए को बना दो वॉल्यूम। क्या बना दो? तो वॉल्यूम बनाने के लिए एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको अपन ने एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो उसका फायदा ये हुआ कि डेल्टा एल का फॉर्मूला आ जाएगा एफ एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल इंटू वाई। सही है, यानी कि एफ एल स्क्वायर अपॉन वी वाई ये होगा। अब आप देखो जो सेम है उसको वैसे हटा दो, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है ना। रेशियो लोगे तो कट जाएगा।
देयरफॉर डेल्टा एल पी अपॉन डेल्टा एल क्यू कितना आएगा 3l/l। इनकी लेंथ पता है ना, तो कितना आ जाएगा का स्क्वायर, यानी कि 9:1 आ जाएगा। समझ में आया? लास्ट वाला क्वेश्चन तुम खुद कर लेना। मजा आया? आज का होमवर्क लिख लो आप जल्दी से, लिखा दूं? इसका तो फोटो खींच लेना, बाद में आप लिख लेना क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो रहा है। बिगनर्स बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर 6, बिगनर्स बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया। इलस्ट्रेशन 7 से 13 तक, इलस्ट्रेशन 7 से 13 तक। बिगनर्स बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में 1 से 16 तक, 1 से 16 तक जो भी बचाओ। एक्सरसाइज 2 में 1, 3, 8 और 17, 1, 3, 8 और 17, और एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है बेटा, कर लेना इनको। ओके।